यह बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और न्याय के मंदिरों पर भी केवल रसूखदारों, सवर्णों और अंग्रेजों का ही कब्जा हुआ करता था। बंबई हाई कोर्ट की भव्य इमारत, जहां बड़े बड़े अंग्रेज बैरिस्टर और रईस भारतीय वकील अपने काले कोट पहनकर घूमा करते थे। उस दिन इस भव्य अदालत के बाहर रूम, वकीलों के बैठने की जगह में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दरवाजे से एक युवक ने अंदर कदम रखा। उन्होंने एक साफ सुथरा सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में कानून की किताबों का एक भारी बंडल था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा युवक जिसने कोलंबिया और लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जिसकी बुद्धि और ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे। बाबा साहब ने जैसे ही बार रूम में प्रवेश किया, वहां मौजूद सूट बूट वाले एलीट वकीलों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं, बल्कि जातिगत घृणा और तिरस्कार था। तभी शहर के सबसे महंगे और घमंडी वकील मिस्टर चटर्जी ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए एक तीखा तंज कसा। अरे बैरिस्टर, तुमने विदेशों से डिग्रियां जरूर हासिल कर ली हैं, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारी जाति क्या है। यह हाई कोर्ट है, यहां कानून की बातें होती हैं। तुम्हारे जैसे महार जाति के व्यक्ति का हमारे बीच बैठने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जगह बाहर चबूतरे पर है। वहां खड़े सभी वकील ठहाके मारकर हंसने लगे। एक अंग्रेज वकील ने भी उनका साथ देते हुए कहा, इन्हें हमारे बीच मत बैठने दो, इन्हें बाहर सीढ़ियों के पास जगह दे दो। यह अपमान किसी भी आम इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन बाबा साहब मिट्टी के नहीं, फौलाद के बने थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सागर जैसी गहरी शांति थी। बाबा साहब मुस्कुराए और अत्यंत शालीनता से बोले, महोदय, डिग्रियां और ज्ञान किसी की बपौती नहीं होते, और जहां तक बैठने की बात है, न्याय की देवी की नजरों में सीढ़ियों की धूल और मखमली कुर्सियों में कोई फर्क नहीं होता। मेरा ज्ञान इस बंद कमरे का मोहताज नहीं है। इतना कहकर बाबा साहब सचमुच अदालत के बाहर एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह पर गए, अपनी एक छोटी सी दरी बिछाई, किताबें रखीं और अपना काम करने लगे। वे गरीब मजदूरों, शोषितों और बेसहारा लोगों के केस नाम मात्र फीस में या बिना पैसे लिए लड़ने लगे। अंदर के वकील अक्सर खिड़की से उन्हें देखते और उनका मजाक उड़ाते। समय बीतता गया। उसी शहर में एक बहुत बड़े और रसूखदार जमींदार रहते थे, ठाकुर भवानी सिंह। उनका रुतबा ऐसा था कि उनके दरवाजे पर बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते थे। लेकिन एक दिन वक्त का पहिया घूमा और ठाकुर साहब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके इकलौते बेटे विक्रम पर एक अंग्रेज अफसर की हत्या का आरोप लग गया। दरअसल विक्रम एक देशभक्त युवक था और उसने उस क्रूर अंग्रेज अफसर की ज्यादतियों का खुलकर विरोध किया था। इसके बदले में अंग्रेजी हुकूमत ने विक्रम को एक झूठे हत्या के केस में फंसा दिया। पुलिस ने ऐसे ऐसे झूठे गवाह और मनगढ़ंत सबूत पेश किए कि निचली अदालत ने विक्रम को फांसी की सजा सुना दी। ठाकुर भवानी सिंह का गुरूर टूट गया। वह एक लाचार पिता बन गए। उन्होंने बंबई के सबसे बड़े, सबसे महंगे और नामी वकीलों के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने वकीलों के सामने दौलत के ढेर लगा दिए, लेकिन जिस भी वकील ने केस की फाइल देखी, उसने केस लड़ने से साफ मना कर दिया। उन घमंडी मिस्टर चटर्जी ने भी फाइल फेंकते हुए कहा, ठाकुर साहब, अपना पैसा वापस ले जाइए। आपके बेटे के खिलाफ सारे सबूत पक्के हैं, और वैसे भी मारे गए अफसर का संबंध सीधे लंदन के बड़े अधिकारियों से है। इस केस में जो हाथ डालेगा उसका करियर खत्म हो जाएगा। आपके बेटे को अब ईश्वर भी फांसी से नहीं बचा सकता। फांसी में अब केवल 7 दिन बचे थे। ठाकुर भवानी सिंह अपनी पत्नी के आंसू नहीं देख पा रहे थे। वे पागलों की तरह वकीलों के पास भटक रहे थे। इसी लाचारी में वे एक दिन हाई कोर्ट के गलियारे में रोते हुए खड़े थे। तभी वहां से मिस्टर चटर्जी गुजरे। उन्होंने ठाकुर को रोते हुए देखा और उनके भीतर का अहंकार फिर जाग उठा। उन्होंने ठाकुर से एक क्रूर मजाक करते हुए कहा, ठाकुर साहब, हम सब तो हार मान चुके हैं, लेकिन वो देखिए, बाहर पेड़ के नीचे एक महान विद्वान दरी पर बैठा है। जब हम सब फेल हो गए तो शायद वही अछूत वकील आपके बेटे को बचा ले। चटर्जी ने तो मजाक किया था, लेकिन एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। ठाकुर भवानी सिंह दौड़ते हुए अदालत के बाहर गए और सीधे बाबा साहब के पैरों में गिर पड़े।
उनकी पगड़ी धूल में थी। वे गिड़गिड़ाते हुए बोले, बैरिस्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी सारी दौलत, मेरी जमीन जायदाद सब ले लीजिए, बस मेरे बेटे को फांसी के फंदे से खींच लाइए। उसकी मां ने अन्न जल छोड़ दिया है। बाबा साहब ने तुरंत उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? शहर के बड़े बड़े बैरिस्टरों ने जब हार मान ली है तो मुझ जैसे पेड़ के नीचे बैठने वाले समाज द्वारा बहिष्कृत वकील के पास आप क्यों आए हैं? ठाकुर ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने दुनिया देखी है बाबा साहब। अंदर बैठे उन सूट वाले वकीलों के पास कानून की डिग्रियां हैं, लेकिन उनके सीने में दिल नहीं है। मुझे आपके चेहरे पर वो तेज और आंखों में वो सच्चाई दिख रही है जो शायद मेरे बेटे की जान बचा ले। अगर मेरा बेटा मर गया तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। एक बेबस पिता की पीड़ा देखकर बाबा साहब का दिल पसीज गया। उन्हें अन्याय से सख्त नफरत थी। बाबा साहब ने फाइल अपने हाथ में ली और कहा, दौलत की बात मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं यह केस लड़ूंगा, लेकिन आपके पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस निर्दोष की जान बचाने के लिए जिसे इस जालिम हुकूमत ने फंसाया है। बाबा साहब ने विक्रम के केस की फाइल को पढ़ना शुरू किया। 500 पन्नों की वह फाइल अंग्रेजी में टाइप की गई थी। बाबा साहब ने लगातार 3 दिन और 3 रात बिना सोए उस फाइल के एक एक शब्द, एक एक कॉमा और फुल स्टॉप का गहन अध्ययन किया। उन्होंने गवाहों के बयानों को पढ़ा, पुलिस की रिपोर्ट देखी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बारीकी से विश्लेषण किया। अचानक तीसरी रात को पढ़ते पढ़ते बाबा साहब की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। उनकी असीम मेधा ने वह कानूनी सुराख ढूंढ निकाला था जिसे शहर के सारे नामी वकील नजरअंदाज कर गए थे। फांसी से ठीक 2 दिन पहले हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू हुई। अदालत खचाखच भरी हुई थी। मिस्टर चटर्जी और बाकी सारे बड़े वकील वहां मौजूद थे। वे सभी यह तमाशा देखने आए थे कि पेड़ के नीचे बैठने वाला यह वकील आज अंग्रेज जज के सामने अपनी बेइज्जती कैसे करवाता है। जज की कुर्सी पर एक बेहद सख्त और क्रूर अंग्रेज जज जस्टिस हेंडरसन बैठा था। सामने सरकारी वकील था जो इस केस को जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त था। जज ने हथौड़ा पीटते हुए कहा, मिस्टर अंबेडकर, आपके मुवक्किल पर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का संगीन आरोप है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? पूरी अदालत को लगा कि बाबा साहब अब कोई लंबी चौड़ी और भावुक दलील देंगे, लेकिन बाबा साहब अपनी जगह पर खड़े हुए। उनका चेहरा शांत था और आवाज में एक गजब की दृढ़ता थी। बाबा साहब बोले, योर ऑनर, मुझे गवाहों पर कोई बहस नहीं करनी। मुझे पुलिस की रिपोर्ट पर भी कोई सवाल नहीं उठाना है। यह सुनते ही अदालत में कानाफूसी शुरू हो गई। ठाकुर भवानी सिंह का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि यह वकील भी डर गया है और इसने हथियार डाल दिए हैं। मिस्टर चटर्जी व्यंग्य से मुस्कुराने लगे। जज ने हैरानी से कहा, तो क्या आप मानते हैं कि आपका मुवक्किल दोषी है? अगर आपको कोई दलील नहीं देनी तो मैं अपना फैसला सुनाता हूं। बाबा साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, रुकिए योर ऑनर, मैंने यह नहीं कहा कि मैं दलील नहीं दूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे उन झूठे सबूतों पर वक्त बर्बाद नहीं करना है। मेरा सवाल सिर्फ भारत के कानून इंडियन पीनल कोड आईपीसी की उस धारा पर है जिसके तहत यह मुकदमा चलाया जा रहा है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। बाबा साहब ने कानून की एक मोटी किताब जज के सामने रखी और अपनी गूंजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप है। पुलिस की थ्योरी के अनुसार मेरे मुवक्किल विक्रम ने अपने एक साथी रहीम के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। जज ने चिढ़ते हुए कहा, हां, तो इसमें गलत क्या है? यही तो केस है। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। गलत यह है योर ऑनर कि कानून की परिभाषा के अनुसार साजिश रचने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अकेला अपने आप से साजिश नहीं रच सकता। जज ने कहा, तो क्या हुआ? विक्रम और रहीम 2 लोग तो थे। बाबा साहब ने फाइल का एक पन्ना निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, यही तो पेंच है योर ऑनर। पुलिस ने रहीम को इसी केस में सबूतों के अभाव में 3 महीने पहले ही बाइज्जत बरी कर दिया है।
अब आप मुझे कानून के तहत यह समझाइए जज साहब, जब अदालत ने यह मान लिया है कि रहीम ने कोई साजिश नहीं रची, तो विक्रम अकेला साजिश कैसे रच सकता है? जब साजिश रचने वाला दूसरा व्यक्ति निर्दोष साबित हो चुका है, तो विक्रम पर साजिश का यह मुकदमा कानूनी रूप से टिक ही कैसे सकता है? यदि ए ने बी के साथ साजिश नहीं की, तो बी ने ए के साथ साजिश कैसे कर ली? यह एक ऐसा अकाट्य कानूनी तर्क था जिसने पूरे कोर्ट रूम की नींव हिला दी। अंग्रेज जज अवाक रह गया। सरकारी वकील के पसीने छूट गए। बाबा साहब ने अंग्रेजी कानून की ही किताब से अंग्रेजों के ही बुने हुए जाल को तार तार कर दिया था। यह कोई भावुक अपील नहीं थी, बल्कि विशुद्ध कानूनी तर्क था जिसका कोई तोड़ मौजूद नहीं था। बाबा साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, चूंकि साजिश का बुनियादी ढांचा ही अदालत के पुराने फैसले से गिर चुका है, इसलिए इस झूठे केस की पूरी इमारत ही ढह जाती है। मेरा मुवक्किल कानूनी रूप से तुरंत रिहा किए जाने का हकदार है। अदालत में जो वकील कुछ देर पहले बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब अपनी कुर्सियों पर सुन्न बैठे थे। मिस्टर चटर्जी का सिर शर्म से नीचे झुक गया था। अंग्रेज जज ने कई बार कानून की किताब पलटी, सरकारी वकील की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का तर्क इतना मजबूत और तकनीकी रूप से इतना सटीक था कि जज को मजबूर होना पड़ा। अंततः जज ने अपना हथौड़ा पीटा और फैसला सुनाया। डिफेंस वकील के तकनीकी और कानूनी तर्कों को देखते हुए यह अदालत मानती है कि यह मुकदमा कानूनी खामियों से भरा है। अदालत विक्रम को बाइज्जत बरी करती है। जैसे ही यह फैसला गूंजा, ठाकुर भवानी सिंह फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने दौड़कर बाबा साहब के पैर पकड़ लिए। अदालत में मौजूद आम जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान सिर पर उठा लिया। बाबा साहब शांति से अपनी फाइल समेट रहे थे। मिस्टर चटर्जी धीरे से उनके पास आए और कांपती हुई आवाज में बोले, बैरिस्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी जाति देखकर आपकी बुद्धि का मजाक उड़ाया। आज आपने साबित कर दिया कि असली ज्ञान किसी महंगी कुर्सी या जन्म के आधार पर मिलने वाले रुतबे का मोहताज नहीं होता। बाबा साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वकालत का पेशा न्याय दिलाने के लिए है चटर्जी साहब, अपना अहंकार दिखाने के लिए नहीं। बाबा साहब अपना पुराना बस्ता उठाकर उसी शांत और गरिमामयी चाल से अदालत के बाहर निकल गए। उनके लिए यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि शिक्षा, सत्य और मेहनत की जीत थी। दोस्तों, यह कहानी केवल एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर लोगों की कीमत उनके बाहरी आवरण, उनके कपड़ों, उनकी जाति, उनके पद या उनके रसूख से तय करते हैं। लेकिन बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि हीरा चाहे कितनी भी धूल में क्यों न पड़ा हो, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। दूसरी ओर सबसे अहम बात यह है कि जब आप पर कोई संकट आए तो घबराकर हार मत मानिए। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी न हो। जिस तरह बाबा साहब ने एक असंभव केस में सिर्फ अपनी गहरी एकाग्रता और ज्ञान के बल पर एक रास्ता खोज निकाला, उसी तरह अगर हम भी अपनी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करें तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। अहंकार इंसान को अंधा बनाता है, जबकि शिक्षा और विनम्रता इंसान को अजेय बनाती है। इसलिए अपनी शिक्षा पर निवेश करें, अपने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, क्योंकि जब समय परीक्षा लेता है तो काम आपके कपड़े या आपका रुतबा नहीं, बल्कि आपका ज्ञान और आपका विवेक ही आता है। बाबा साहब का भी यही मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए
धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।